गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो का कंफर्मेशन दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। क्लियर है? ऑल राइट। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, इट इज़ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। काफ़ी टाइम से परेशान थे सर रामसर साइट्स हमें याद करनी है। आजकल न्यूज़ में काफ़ी थी रामसर साइट्स, टोटल 75 हो गई हैं हमारे पास अभी ना। रामसर साइट्स अभी इसी साल कुछ 11 से ऊपर रामसर साइट्स ऐड हुई हैं आपकी। तो अ, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि एक मिनट, हालांकि सर पहला डाउट तो ये आता है कि सर इतनी सारी रामसर साइट्स हैं, कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सब आपको क्लास में ही याद कराएंगे, बट उसके लिए आप क्लास रेगुलर करिए, ठीक है? क्लास रेगुलर आएंगे तो सारी की सारी रामसर साइट्स आपको क्लास में करवा दी जाएंगी। रामसर साइट्स क्या होती हैं, सारी डिटेल आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेकिन जो लेक्चर होगा वो बेसिक होगा रामसर साइट्स के ऊपर, कि वेटलैंड क्या होता है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है। तो मेनली जो रामसर साइट्स हैं कुछ आज पढ़ लेंगे, बाकी जो मेनली रामसर साइट्स हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास से कवर होना स्टार्ट होंगी। तो जिन लोगों को लग रहा है सर 75 बहुत है, वो एक बार नेशनल पार्क्स के लेक्चर देखिएगा, या आप लोगों ने जिन्होंने भी नेशनल पार्क्स के लेक्चर करे हो तो उन्हें पता है कि 100 से ऊपर नेशनल पार्क्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है? 100 से ऊपर नेशनल पार्क्स हम लोगों ने तैयार किए हैं, ठीक है? तो रामसर साइट्स इज नॉट ए टफ थिंग फॉर अस। सब याद करेंगे, सब क्लास में समझेंगे, ठीक है जी? तो शैल वी स्टार्ट द क्लास? ताशी निलेख जुंगे जी। हाँ जी ताचिंग जी, सर्दी हुआ है इसी वजह से कल भी क्लास नहीं ले पाया था मैं। हाँ नहीं, हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करें सर हम लोग क्लास। ऑल राइट सर। गुड इवनिंग उमन जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रामसर क्या है, एक कन्वेंशन है जो जिसको कंजर्व करने की बात करता है, वो करता है सर वेटलैंड को कंजर्व करने की। तो सबसे पहले तो समझो वेटलैंड क्या होता है। आपने वर्ड बहुत सुना होगा वेटलैंड। देखो जैसा वेटलैंड का आपको लिटरल मीनिंग दिखता है, एक्चुअल में वेटलैंड वही है। एक ऐसी जगह जहां पर लैंड में क्या हो, पानी हो। अब देखो सर लैंड में पानी, सर रिवर भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर कोई लेक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर कोई ओशियन भी तो हो सकता है, सर बिल्कुल भी हो सकता है। सर कोई डेल्टा भी तो हो सकता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो, जैसे मान लो ये रिवर आ रही है, ठीक है? तो रिवर जब एंड में आती है, किसी कोस्टल एरिया के एंड में आती है, तो मान लो अगर बहुत सारा सेडिमेंट लाई है, तो इधर इधर साइड क्या कर डिपॉजिट कर देती है, सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ से रिवर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, इधर फ्लो इधर फ्लो। तो सेडिमेंट डिपॉजिट करने की वजह से एक मार्शी एरिया बन जाता है। मार्शी बोले तो आपने हिंदी में अगर वर्ड में यूज करूँ, दलदल टाइप का एरिया, ठीक है? जैसे आपका वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो वो एक कैसा एरिया होता है सर? मार्शी एरिया। मतलब जहां पर भी लैंड के ऊपर पानी दिख जाए, दो बूंद भी पानी दिख जाए, ठीक है, मार्शी है लेकिन उसमें भी सर क्या है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, वो ऐसा लैंड है जो कि वेट है। तो ऐसा लैंड जो कि वेट है वो कहलाएगा वेटलैंड। तो ये सारे एरिया, रिवर लेक ओशियन डेल्टाज, ये सब किसके अंडर कवर होते हैं सर? ये सब कवर होते हैं वेटलैंड्स के अंदर, ठीक है? ये एरियाज कैसे हो गए सर आपके? दीज एरियाज आर कॉल्ड वेटलैंड्स। जैसे ये आप एक ही फिगर देख सकते हो, ये क्या है सर? इट इज अ टाइप ऑफ अ वेटलैंड। अब वैसे तो वेटलैंड के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको किसी भी तरह से काम नहीं आने वाले, ठीक है, टाइप ऑफ वेटलैंड्स में। तो अभी बस आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है सर, जो भी लेक्स हो गए
है ना, आपके डेल्टास हो गए, मार्शेस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, आपके माउथ ऑफ द रिवर पे जो डेल्टा हो गया, तो ये सारे एरियाज क्या कहलाते हैं, ये सारे एरियाज आपके कहलाते हैं सर वेटलैंड। नेक्स्ट चीज आती है सर यूजेस ऑफ वेटलैंड्स की। सर वेटलैंड्स का पर्पस क्या है? देखो दुनिया में नेचर में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई पर्पस है, इसी तरह से जो आपके वेटलैंड्स है उनका भी बहुत ज्यादा एक बड़ा पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाटर स्टोरेज का काम करते हैं, फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नदी है, ठीक है, ये आपका इधर ऐसे ऐसे रिवर का पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे रिवर आपकी फ्लो कर रही है। रिवर के पास अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा मार्शी एरिया आपको मिलेगा, यस और नो? मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ड्राई एरिया होगा, ये थोड़ा सा कैसा होगा, मार्शी एरिया होगा, ठीक है। तो ये मार्शी एरिया क्या करेगा आपका, जैसे मान लो कभी ये रिवर ओवरफ्लो हो गई, ठीक है, तो ये मार्शी एरिया दलदल वाला एरिया ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि इस रिवर के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो ये रिवर का जो मार्शी एरिया है ये क्या करेगा, इस रिवर के एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करेगा ताकि यहाँ तक फ्लड ना हो पाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, और चूंकि ये मार्श एरिया दलदल एरिया है तो यहाँ से पानी पोरोसिटी की वजह से इसके ग्राउंड में भी एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ शहर में तो सर आरसीसी की सड़कें, तो आरसीसी से तो पानी सर जमीन के अंदर नहीं जाएगा, तो जमीन के अंदर जो पानी जाएगा इन्हीं तरह के मार्शी एरिया से जाएगा, तो ये आपका ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, ठीक है। आपका जो कोस्टल एरिया है उसको स्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के किनारे यहाँ मान लो कोई लेक है या डेल्टा है। अब इसमें कई बार ऐसे प्लांट्स निकल आते हैं जो जिनको हम कहते हैं मैंग्रोव्स। कोस्टल एरिया में जो प्लांट्स निकल आते हैं उनको कहते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स की भी कभी आगे बात करेंगे। मैंग्रोव्स की खासियत क्या होती है कि अगर ये मान लो वाटर है तो मैंग्रोव्स की जो रूट्स होंगी ना वो वाटर के ऊपर होंगी, ठीक है। ये अगर मान लो आपका मैंग्रोव का प्लांट है, ये मैंग्रोव का ट्री है, तो इसकी जो रूट्स होंगी ना सर वो पानी के बाहर निकल आती हैं, मैंग्रोव की रूट पानी के बाहर निकल आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंग्रोव डेवलप हो जाते हैं। तो कोस्टल एरिया में अगर पानी का एरिया मिलेगा इसे तो उस पानी के एरिया में क्या डेवलप हो जाते हैं, मैंग्रोव डेवलप हो जाते हैं। और मैंग्रोव क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से कोई बहुत तेज विंड आ रही होगी, बहुत तेज कोई तूफान आ रहा होगा, उससे भी इस एरिया को क्या करेगा सर, प्रोटेक्ट कर देगा, उससे भी इस एरिया को प्रोटेक्ट कर देगा। प्लस पानी प्योरीफाई करेंगे, और यहाँ पर कई तरह के प्लांट्स आ सकते हैं, यहाँ पे कई तरह के आपके बर्ड्स आते हैं, ठीक है, कई स्पीसीज इसमें जन्म ले लेती है। जैसे कोई लेक है, बहुत से ऐसे ऐसे फेमस लेक है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो चिलिका लेक। चिलिका लेक में दुनिया भर के जाने कहाँ कहाँ के बर्ड्स आते हैं सीजन्स में, ठीक है। विंटर सीजन में आप देखोगे चिलिका लेक में डिफरेंट डिफरेंट जगह से बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो बर्ड्स आते हैं, कई यहाँ पर लोकल की स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी को भी एनरिच करने का काम कर रहे हैं। पोलिनेशन, यहाँ पे नए नए प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये वेटलैंड्स है, जैसे मैंग्रोव्स है तो मैंग्रोव्स में भी कुछ फल वगैरह निकलेंगे तो वेटलैंड प्रोडक्ट्स का काम करेंगे। अब कई सारे जो वेटलैंड्स होते हैं कई लोगों के कल्चर से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी हिंदुइज्म के लिए कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेटलैंड्स के भी अपने कल्चरल वैल्यूज होते हैं। अब कई वेटलैंड्स क्या होते हैं सर, टूरिज्म के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका चिलिका लेक है तो लोग दूर से इसको देखने आते हैं, चिलिका लेक, ठीक है। दिल्ली में भी गवर्नमेंट का फोकस है कि लेक्स को फिर से रिवाइव किया जाए, ताकि लेक्स रिवाइव होंगे तो उसके आसपास लोग घूमने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, वो सॉरी, वो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो वहां पर लोग लेक्स ही देखने जाते हैं, ठीक है। प्लस फिर आपका ये क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स क्या करेंगे, आपका एक्स्ट्रा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से भी ये लड़ने में मदद करेंगे। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ वेटलैंड्स। हाँ जी सर, वेटलैंड का मतलब और वेटलैंड का पर्पस सर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप।
नहीं चेलसा जी, आज करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें अब अल्टरनेट चलेगा, एक दिन करंट अफेयर्स होगा, एक दिन हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑल राइट सर। चलो जी, तो अब आपने उम्मीद है वेटलैंड्स को समझ लिया, इनका यूज क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सर कोई वेटलैंड ड्राई हो रहा है, सूखता जा रहा है, ठीक है, तो उसका रिवाइव करना क्यों जरूरी है, तो क्या अब इतने यूजेस जानने के बाद आपको नहीं लगता कि एक वेटलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है? ये यूजेस से ज्यादा यहाँ पे वर्ड होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, हमारे लिए क्या मायने रखते हैं वेटलैंड। तो ये आपको इसलिए पढ़ाना जरूरी था ताकि आप ये समझ सको कि वाई वी नीड टू कंजर्व द वेटलैंड। तो अगर कोई पूछे कि सर वेटलैंड को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि सर उसके इतने सारे यूजेस हैं, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है वेटलैंड की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चिलिका लेक ही लूंगा, एक बार फिर से चिलिका लेक की बात करूं, चिलिका लेक में वैरायटी ऑफ बर्ड्स ट्रैवल करके आती हैं। अगर कल ये चिलिका लेक पे पड़ जाए ताला, ठीक है, चिलिका लेक पे लिख जाए बंद है आज चिलिका लेक, कहने का मतलब ड्राई हो जाए, तो ये बर्ड्स बेचारी कहाँ जाएंगी, ये तो अपना रास्ता भटक जाएंगी ना सर। उन्हें लगेगा उनके नेविगेशन में दिक्कत हो गई है, बट एक्चुअल में तो सर यहाँ से लेक ही गायब हो गया है, ठीक है। तो वो बर्ड्स बेचारी भटक जाएंगी और धीरे धीरे उनकी जो स्पीशीज हैं वो कम होती जाएंगी। और इन्वायरमेंट में हमेशा ध्यान रखना, जितनी डाइवर्स स्पीशीज आपकी रहेंगी ना, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है इन्वायरमेंट के सस्टेन करने की, ठीक है। स्पीशीज जितनी ज्यादा डाइवर्स रहेंगी, इंसान के रहने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। इसीलिए हम इतनी स्पीशीज को, छोटी छोटी स्पीशीज को बचाने की कोशिश करते हैं। पता चल रहा है कि कोई बिल्ली है वो इंडेंजर्ड है, अरे बिल्ली बचा के सर हम क्या करेंगे। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इन्वायरमेंट पे बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो उनको हमें बचाना पड़ता है। अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की वजह से वेटलैंड्स को कंजर्व करना जरूरी है। तो जब ये बात इंटरनेशनली उठी कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर के वेटलैंड्स धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे हैं, तो मैंने आपसे देखो पहले ही बताया था कि 1970s का जो एरा है, अब जाके इस एरा में एनवायरनमेंट को लेके लोगों में हलचल बढ़ी है। जैसे हमने पढ़ा था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन याद करो 1972 में आया था, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद आप देखोगे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना, क्योंकि भैया उस टाइम पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को लेके चर्चा शुरू हो गई थी। 1970s में एनवायरमेंटलिस्ट ये बात समझाने में सक्षम हो पाए थे कि भैया एनवायरमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है इंडस्ट्री से, पॉल्यूशन से, ठीक है। तो 1970s में ही जब दुनिया भर में एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात हो रही थी, तभी वेटलैंड्स के कंजर्वेशन की बात शुरू हो गई। तो एक दिन सब लोग मिले रामसर में। रामसर एक शहर है इन ईरान, ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर। तो वहां पर एक कन्वेंशन साइन हुआ, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कब साइन हुआ सर, ये 1971 में। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो ये एक सर ट्रीटी है। ट्रीटी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ करती है। तो पर्पस क्या है सर, इससे सर हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे और उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो रामसर एक शहर है ईरान में, वहां पर एक कन्वेंशन हुई थी 1971 में। और ये डिसाइड हुआ कि हर 3 साल, एवरी 3 इयर्स, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, मतलब जो जो कंट्रीज रामसर कन्वेंशन के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो जो कंट्रीज रामसर कन्वेंशन के मेंबर्स हैं वो हर 3 साल में मिला करेंगी। तो जो जो कंट्रीज रामसर कन्वेंशन की मेंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज।
तो उनकी जो मीटिंग हुआ करेगी उसे कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉप के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉप के नाम से वो मीटिंग जाना जाएगी। अब देखो एक कॉप आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो भी होता है, ठीक है, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था ना, तो वहां से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्ट हुआ था वो अपना एक अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये रामसर कन्वेंशन का कॉप अलग है, ठीक है, उसमें दोनों को मिला मत देना, दालमोट की तरह मिला मत देना दोनों को, ठीक है। तो इंडिया क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल सर मेंबर है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक हम भी हैं, तो हर 3 साल में हम मिला करते हैं। तो सर देखते हैं लास्ट मीटिंग कब हुई थी। तो कुछ रीसेंट मीटिंग्स की बात करें तो कॉप 12 हुआ था 2015 में, 2015 में उरुग्वे में, और 2018 में कॉप 13 हुआ था दुबई में। कॉप 13 कहाँ हुआ था सर? दुबई में हुआ था, यूएई कॉप 13। अब सर लेटेस्ट कॉप 14 होना था 2018 में, हर 3 साल में होता है ना, तो 2021 में होना था, कि 2018 में लास्ट मीटिंग हुई थी, उसका 2021 में होनी थी, बट इट गॉट डिलेड। क्यों? आपको भी पता है कोरोना के चक्कर में सर ऐसी ऐसी चीजें डिले हो गई जो कभी नहीं होती थी, तो ये क्या बड़ी चीज है, ठीक है। तो ड्यू टू द कोरोना ये भी आपका डिले हो गया। अब सर डिले हो गया, ठीक है, कभी तो करवाओगे ही। तो अब ये डिसाइड हुआ कि सर नवंबर 2022 मतलब अगले महीने कॉप 14 होने वाला है। तो कितनी मजेदार बात है, जब कॉप 14 होगा तब तक हम रामसर साइट्स में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है, ताकि जब कॉप 14 आएगा फिर हमसे सवाल में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, फिर ऐसा नहीं लगेगा ये क्या पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी जो कॉप 14 होना है वो नवंबर में होना है, वो कहाँ होगा सर? चाइना में होगा, ठीक है, चाइना में होगा। तो ये आपके करंट अफेयर्स में इसी तरह से सवाल बन के आ जाते हैं। अब ध्यान रखना कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो यहाँ से सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स वाला, जो सवाल है वो यहाँ से बन जाता है कि सेकेंड ऑफ फरवरी को सर हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ, कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर द यूके विद 175, मैक्सिको विद 142, ठीक है। कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर यूके विद 175, मैक्सिको विद 142। मतलब ऐसी कौन सी कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं? अच्छा हाँ, तो अब इस कन्वेंशन में क्या डिसाइड हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे वेटलैंड्स जिनका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे वेटलैंड्स जो जिनका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, अगर उनके ड्राई होने से इन्वायरमेंट का खतरा बढ़ेगा तो उनको कंजर्व करेगा ये कन्वेंशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो वेटलैंड्स थे उनको हमने क्या करा, इसमें इंक्लूड कर लिया। तो वो जो वेटलैंड्स थे जो इस कन्वेंशन में इंक्लूड हुए, ठीक है, तो वो कहलाते हैं सर आपका रामसर साइट्स। हाँ जी सर, तो रामसर साइट्स का मतलब समझ में आया, उनको क्या कहते हैं सर हम? रामसर साइट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, आगे बढ़ें। तो सर मेरे घर के बाहर भी लेक है सर, वो भी बहुत सूख रहा है, तो सर रामसर साइट में उसे भी इंक्लूड कर देंगे क्या? डिपेंड करता है, अगर वो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस रखता है बहुत ज्यादा, कि मान लो वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो इन्वायरमेंट को हेल्प करता है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि कल आपका सर मेरे घर के भी आगे लेके उसको भी सर रामसर साइड में डलवा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
तो लेक तो बहुत सारे डूब रहे हैं, लेकिन वही हम काउंट करते हैं जिनका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ की हैं? यूके की हैं 175, ठीक है। यूके की सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है 175। तो सर क्या रामसर साइट में इंक्लूड होना अच्छी बात है? देखो अच्छी बात तो नहीं है। अगर आपका कोई वेटलैंड रामसर साइट में आ रहा है, इसका मतलब उसकी हालत खराब है, तभी वो रामसर साइट में काउंट हो रहा है। तो रामसर साइट में बढ़ना अच्छी बात नहीं कहलाई जाती है। इट्स लाइक कल आप कहो कि सर हमारे स्टेट में एफआईआर रिपोर्ट्स दर्ज हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो एफआईआर रिपोर्ट दर्ज हो रही है, इसका मतलब सर क्राइम बढ़ रहा है आपके यहाँ ना, इसीलिए तो दर्ज हो रही है। बट कुछ लोग इसको ऐसे कह रहे हैं, इंडिया एट 75, वी हैव गॉट 75 रामसर साइट्स। देखो भाई, रामसर साइट में जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिले ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हेरिटेज साइट तारीफ की बात है, रामसर साइट नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिए, है ना। तो खुशी वाली बात नहीं कि रामसर साइट्स बढ़ रही है, इसका मतलब सर एनवायरमेंट की वजह से बहुत सारे वेटलैंड हमारे डिग्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? यूनाइटेड किंगडम में 175। अब सर क्या ये जो कन्वेंशन है अकेले काम करता है? देखो इसमें और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व होके काम करती हैं। जैसे एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, आईयूसीएन है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल है, वाइल्ड फोल्ड एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। कुल मिला के ये तो चलो कन्वेंशंस हो गए, ये आपके कुछ इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये तो चलो इन कन्वेंशन को भी वो फॉलो करते हैं, वो बात अलग है। कभी पार्टनर्स के नाम पूछे तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो एपीपीसीएस में ही बनेंगे, छोटे मोटे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपका जो स्टेट के पीसीएस है उसमें ये आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, आईयूसीएन, आईडब्ल्यूएमआई, वेटलैंड इंटरनेशनल, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल, वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये सब क्या है सर? सो दीज आर योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, ठीक है। फंडिंग सर कहाँ से आती है? तो कई सारी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, डोनर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं, जैसे आपका यूएनईपी, यूएनडीपी, तो ये क्या करती हैं? इसको फंड करती हैं। जल्दी से मेरे को यूएनईपी का हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है। हाँ जी सर, जल्दी से मेरे को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर बताइए। बिल्कुल सही, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या, ठीक है। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। बहुत बढ़िया सर, याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। अब ये सर बता रखा है कि प्रॉपर प्रोसीजर, कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट कब मानेंगे उस वेटलैंड को? जब इट कंटेन्स ए रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप, ठीक है। कुछ यूनिक एग्जाम्पल हो, उसमें कुछ वल्नरेबल इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, ठीक है। उसमें ऐसी प्लांट्स और स्पीसीज हों जो बहुत ज़रूरी हैं उस बायोग्राफिकल रीजन की पॉपुलेशन को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स एनिमल्स जो अपनी लाइफ साइकिल में क्रिटिकल स्टेज पे हों, ठीक है। अगर वहाँ पर 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को रेगुलरली सपोर्ट मिल रहा हो, अगर वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो फिशेस का खाना हो गया, स्पॉनिंग ग्राउंड हो गया, या फिर माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये मतलब मछलियों के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है,
तो उसको आप इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट कंसिडर करोगे। ठीक है, तो दीज आर सम क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सर डिसाइड होता है कि कौन सा वेटलैंड इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली, कौन सा नहीं है। तो इसको याद नहीं करना है, जस्ट एक बार मैंने बता दिया है, इसको बस एक बार पढ़ लो। इसके बाद ये नहीं कि सर इसको याद करने बैठ जाओ। ठीक है, ये पूछने वाला आपसे कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें एटलीस्ट वन टाइम पढ़नी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट सर। नेक्स्ट चीज है, वन थिंग इज रामसर कन्वेंशन, तो आपने सुना होगा। एक होता है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में वो आते हैं, जैसे एक होता है ना हॉस्पिटल। देखो रामसर साइट में इंक्लूड करने का मतलब क्या है, आपने एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एनरोल करा दिया, वो हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा रहा है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन क्या है, इज लाइक ए हॉस्पिटल टू दोज वेटलैंड्स। अब वो लोग क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो सर मरीज होते हैं जो डायरेक्ट उनको एक अलग सेक्शन बनाया जाता है, आईसीयू। उन पेशेंट्स को डायरेक्ट आईसीयू में भेजा जाता है, जहां पर एक्स्ट्रा उन्हें ध्यान की जरूरत होती है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वेटलैंड होते हैं जिनके साथ बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है और जिनको कंजर्व करना बहुत जल्दी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेटलैंड्स है उनको अलग रिकॉर्ड में रखते हैं और वो कहलाता है सर आपका मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं सर, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। इट इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड। ठीक है, तो रामसर वेटलैंड की लिस्ट का ही एक पार्ट है वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, दैट आर फेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस, जिनको तुरंत ठीक करने की जरूरत है। मतलब काइंड ऑफ आईसीयू की व्यवस्था है ये मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड इन द रामसर साइट्स। ठीक है, तो मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड देखो, रामसर साइट का कंसेप्ट तो 1971 में आया था। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये आपका 1990 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो पहले तो अभी ये 48 साइट्स इंक्लूडेड थी, कुछ साइट्स ऐड होती हैं तो कुछ इसमें से निकाल भी दी जाती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे इंडिया की कौन कौन सी साइट्स इसमें इंक्लूड की गई थी, कालादीव नेशनल पार्क और लोकतक अभी इंडिया की कौन कौन सी साइट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो अपना राजस्थान का कालादीव नेशनल पार्क और मणिपुर का लोकतक लेक। ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क की भी कैटेगरीज में आते हैं, प्लस ये जो आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी। ठीक है, तो काल केवलादेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक, ये दोनों अपना इंडिया की तरफ से मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में भी आते हैं। तो कभी हो सकता है रामसर साइट ना पूछ के वो क्या पूछ ले सर आपसे, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड पूछ ले। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज योर रामसर साइट्स। ठीक है, तो रामसर साइट जस्ट मैंने आपको बता ही दिया, एनी वेटलैंड विच हैज बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन दैट एम्स टू कंजर्व इट एंड प्रमोट, इसको कहते हैं रामसर साइट। ठीक है, चलो, तो अभी कुल मिला के अगर कुछ फैक्चुअल बातें करें तो हमारे पास दुनिया में कुछ करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 2400 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, और 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब 171 नेशंस इसका पार्ट है। इंडिया भी देखो पार्टी, इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन।
और इंडिया में अगर पूछो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी, तो वो सर है सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस क्या है सर, एक डेल्टा है और इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो ये इंडिया के लार्जेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, और सबसे पहले सर रामसर साइट्स में किसको इंक्लूड किया गया था, एक हो गया चिलिका लेक, एक हो गया केलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में भी है। तो चिलिका लेक और केलादेव नेशनल पार्क, दीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है सुंदरबंस, और सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, ये सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया की पहली रामसर साइट कब आइडेंटिफाई हुई थी, सॉरी दुनिया की पहली रामसर साइट आइडेंटिफाई हुई थी 1971 में, 1974 में। ऑब्वियसली बात है 1971 में तो कन्वेंशन बन रहा है, और 3 साल बाद 1974 में हमने पहली जो रामसर साइट आइडेंटिफाई की थी वो थी कोबोर पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दीज आर योर सम फैक्टर्स, सम फैक्ट्स रिगार्डिंग रामसर साइट। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाता कि अच्छा बताओ चिली का लेक कहाँ पे, कभी कभी इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूछ लेता है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया में अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो इंडिया ने सर रामसर कन्वेंशन को जो पावर दी थी वो थी सर 1982 में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन February 1, 1982। ठीक है, तो वेटलैंड्स को बाकी इंडिया में अगर आप बात करो, ठीक है, तो वेटलैंड्स के लिए सरकार ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। वेटलैंड्स रूल 2017, बस रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज इनको छोड़ दो, तो जनरली आप देखोगे जो लेक्स वगैरह हैं उनके लिए वेटलैंड रूल्स 2017 सरकार ने बना रखे हैं। ठीक है, इंडिया में करीब 7 लाख वेटलैंड्स हैं कवरिंग 4.5% ऑफ द कंट्रीज एरिया। ठीक है, नन ऑफ द वेटलैंड्स हैज बीन नोटिफाइड अंडर डोमेस्टिक लॉज। तो वेटलैंड्स के तहत रेगुलेट होते हैं, वेटलैंड रूल्स 2017, तो कोई कानून नहीं है बट कुछ रूल्स हैं उनके तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, बाकी अपना जो ये किससे डिराइव्ड है, भाई जो रामसर कन्वेंशन है उसी के बेसिस पे काम चलेगा। तो अभी कुल मिला के एज ऑफ अगस्त 2022 इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, एज ऑफ 2022 अगस्त 2022 तक का ये डेटा है, वी हैव 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, एक्चुअली गंगा के लिए हमने अलग लॉज बना रखे हैं। ठीक है, तो एज ऑफ अगस्त 2022 वी हैव 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। सो ये थी सर पूरी फैक्चुअल जानकारी। इसके बाद फिर सर आपका मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। सर मेन मुद्दा क्या है, सर मेन मुद्दा है कि सर अब तो याद कराना स्टार्ट करा दो ना रामसर साइट। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो एक बात हम सब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी रामसर साइट दी, अब जो अगला पार्ट है अब हमें रामसर साइट्स ही पढ़नी है, कौन सी रामसर साइट्स कहाँ पे, बस उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, बट उससे पहले अगर एक बात हम सब दे दीजिए, देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी सर, ऑल राइट। तो सर सबसे पहले बात करते हैं केरला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बार साउथ इंडिया लेके चलते हैं। तो सर केरला में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 रामसर साइट हैं। ठीक है, कौन कौन सी सर, अष्टमुडी, षष्ठम कोटा, वेम्बनाड। अब देखो, अब उस चक्कर में मत पड़ना कि सर ये कब ऐड हुई थी, ये कब ऐड हुई थी, ये कब ऐड हुई थी, वरना आप कंफ्यूज कर लोगे। ठीक है, वो सब तब पढ़ना जब आप पहले रामसर साइट्स के नाम याद कर लो। ठीक है, ठीक है, देखो नाम सब तो वही कुछ कुछ कॉमन मिलेंगे, नेशनल पार्क्स आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है,
तो नाम कई सारे कॉमन मिलेंगे, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी रामसर साइट्स याद करने में, बट फिर भी एक बार सबको रिकॉल करना जरूरी है। ये सब क्या है सर, लेक्स हैं कुछ, अष्टमुडी, षष्टमकोटा, वेम्बनाड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रामसर साइट्स भी केरला में क्या है सर, अष्टमुडी, षष्टमकोटा और वेम्बनाड। क्या नाम है सर, अष्टमुडी, षष्टमकोटा, ठीक है, षष्टम कोटा। एक एक बार इनके नाम लिख लो और पक्का हो जाएगा। एक बार कमेंट में सारे तीनों नाम लिख के दिखाओ मुझे। अष्टमुडी, षष्टमकोटा, वेम्बनाड, तीनों सर कहाँ की हैं, तीनों साइट हैं सर आपकी केरला की, ठीक है। अष्टमुडी, षष्टमकोटा एंड वेम्बनाड, तीनों साइट सर कहाँ की हैं, केरला की। दीज आर रामसर साइट्स ऑफ केरला। एक बार इसको कमेंट में टाइप करिए तो और अच्छे से आप इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे ऑफलाइन भी देख रहे हैं या कमेंट में नहीं टाइप कर रहे हैं, तो इसको किसी कॉपी में ज़रूर लिख लिख के देखिए, ठीक है। कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है, ये नाम आपसे फेवरेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी शुरू में टफ लगेंगे, लेकिन बार बार इनको रिपीट करोगे तो ऐसा लगेगा ये पड़ोसी के नाम है, ठीक है। अष्टमुदी, षष्टमकोटा एंड वेम्बनाड, ठीक है। तो ये तीनों साइट सर कहाँ पर हैं, ये तीनों साइट हैं आपका केरला में, ठीक है। तो तीन साइट्स आपकी कहाँ पर आती हैं सर, केरला में। तो केरला कंटेन्स हाउ मेनी रामसर साइट्स, तो सर केरला कंटेन्स 3 रामसर साइट, ठीक है। ये देख सकते हो, ये वेम्बनाड लेक है इधर, इधर अष्टमुडी लेक है और इधर ही आपका षष्टमकोटा लेक है, ठीक है। अब लेक्स भी अगर आपसे पूछे कि कल आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, तो अब उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर वेम्बनाड लेक ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, तो भैया दिख रहा है वेम्बनाड लेक किधर है सर, केरला में, ठीक है। टाइप कर लिया, अष्टमुडी, षष्टमकोटा, वेम्बनाड। हाँ जी सर। ऑल राइट, तो ये तीन सर कहाँ के थे, ये तीन थे केरला के। नेक्स्ट आ जाओ सर पंजाब, ठीक है। पंजाब किससे बनता है, पंज वर्ड से बनता है। पंज का मतलब होता है 5, और रामसर साइट्स भी पंजाब में अभी फिलहाल कितनी है सर, 5, ठीक है। तो पंजाब में कितनी रामसर साइट्स हैं सर, 5 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो देखो बियास नदी पे बेस्ड है, बियास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, बियास कंजर्वेशन रिजर्व। इधर साइड ये बियास कंजर्वेशन रिजर्व है, यहाँ पर सर आपको क्या मिलेगा, वेटलैंड मिलेगा। एक हरीके वेटलैंड है यहाँ पे, ठीक है, एक हरीके वेटलैंड है। एक कम्युनिटी रिजर्व है, केशोपुर मयानी कम्युनिटी रिजर्व है, ये जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है ना गुरदासपुर, गुरदासपुर जो है पंजाब में, यहाँ पर आपको मिलेगा केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। फिर एक शहर है रूपनगर, रूपनगर में आपको एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा एक वेटलैंड मिलेगा, रूपर वेटलैंड, ठीक है। तो एक बार फिर से इन पांचों को रिकॉल करो, बियास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, हरीके वेटलैंड हो गया, ठीक है। मेन मेन वर्ड ध्यान रखो, बियास हरीके, अगला केशोपुर, ठीक है, ब्यास हरीके केशोपुर, अगला नंगल, अगला रोपर, ठीक है। तो इसी तरह से ही प्रैक्टिस कर करके इनको आप दिमाग में बैठा पाओगे। तो केरला में थे अष्टमुडी, षष्टमकोटा, वेम्बनाड। इधर आ जाओ पंजाब में सर ब्यास, हरीके, केशवपुर, नांगल और रोपर। एक बार फिर से इसको लिखते हैं,
ब्यास, हरिके, केशवपुर। ठीक है, 3 हो गए, 2 और बची हैं, नंगल और एक रोपर। ब्यास तो सर नदी है, ठीक है। रोपर, आईआईटी रोपर, ध्यान रखना पंजाब का इकलौता आईआईटी आईआईटी रोपर है, ठीक है। तो रोपर में भी एक वेटलैंड है आपका, रामसर साइट है। बाकी क्या बचा, हरिके बचा, केशवपुर बचा और नंगल बचा। ब्यास, हरिके, केशवपुर, नंगल एंड रोपर। ठीक है, तो ये 5 साइट सर आपकी किसकी हैं, पंजाब की हैं। ठीक है, तो टोटल अभी तक कितनी आप याद कर चुके हो, 8 साइट याद कर चुके हो। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करो सर, एक बार फिर से रिकॉल करो। केरला, केरला में सर कौन कौन सी थी, ये पंजाब की 5 साइट जल्दी से कमेंट में टाइप करो आप लोग, पंजाब की 5 साइट जल्दी से कमेंट में टाइप करो। केरला की कौन सी थी, अष्टमुडी, सष्टम कोट्टा और वेम्बनाड। ठीक है, ये तो सर केरला की हो गई। पंजाब की सर अगर हम बात करें, 5 थी सर, ब्यास, हरिके, केशवपुर मयानी, नंगल और रोपर। ठीक है, तो ये कहाँ की है सर, ये है आपका पंजाब की। तो टोटल आप खुद ही देख लो, 75 में से 8 रामसर साइट्स आपके हाथ में है। ठीक है, 75 में से 8 रामसर साइट, गिनते जाना सर कितनी हमने पढ़ ली है। ठीक है जी, सब एक एक रामसर साइट याद कराऊंगा। बस जरूरी ये है क्लास में आप लोग आइए और बाद में रिवीजन जरूर मेंटेन करिए। ठीक है, क्लास जरूर आइए, बाद में रिवीजन जरूर मेंटेन करिए, कंफर्म हो जाएगा आपका ये। तो रामसर साइट पे अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको फिर अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो 2 स्टेट्स की रामसर साइट मैंने आपको बता दी, एक केरला, एक दूसरा है सर पंजाब। ठीक है, फिर उड़ीसा में तो देखो, चिलिका तो मैंने इतना नाम ले ही लिया, अब याद ही हो गया होगा, चिलिका उड़ीसा में है। और भीतरकनिका, अब देखो जिन्होंने भीतर, ये देखो मैंग्रोव्स है यहाँ पे। ठीक है, अब जिन्होंने भीतरकनिका वर्ड पढ़ा होगा ना, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भीतरकनिका नेशनल पार्क भी हम पढ़ के आए हैं। तो भीतरकनिका से दिक्कत नहीं होगी कि कल पूछ ले कि भीतरकनिका रामसर साइट कहाँ पे है, खट से बता देना उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रामसर साइट का नाम देगा, स्टेट पूछेगा। तो भीतरकनिका तो सर नेशनल पार्क भी, अगर ये पूछे तो बता देना है। चिलिका लेक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चिलिका लेक काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट सलाइन लेक है, लार्जेस्ट लेक कह लो, और ये सलाइन है इसका पानी। ठीक है, तो इसलिए आपका ये न्यूज में रहता है। ऑल राइट सर, ठीक है, तो आज 3 स्टेट्स के हमने देख लिए। तो एक तरीके से 10 रामसर साइट देख ली आउट ऑफ 75। ठीक है, 3 आपके केरला के थे। ठीक है, कौन कौन से थे सर, अष्टमुडी, सष्टमकोटा, वेम्बनाड। 5 पंजाब के थे, कौन कौन से थे सर, आपका केशवपुर था, मायानी था, ठीक है, हरिके था, नंगल था, रोपर था और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व था। और 2 सर आपके उड़ीसा के हो गए, भीतरकनिका और चिलिका लेक। ठीक है, तो इसके आगे के जो रामसर साइट्स हैं वो फिर हम लोग जब अगली क्लास करेंगे रामसर साइट्स की, उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, कुछ सीख के जा रहे होंगे। तो अगर लगता है कि कुछ सीखने को मिला है रामसर साइट्स के नाम पे, या कुछ भी एडिशनल नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे की डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, और किसी का कोई डाउट होने से बताइएगा। ठीक है, ऑलराइट सर, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।